नमस्कार। सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी में अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन का अध्ययन किया, उसके बाद हमने प्रोनाउन की शुरुआत की थी। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन को देखा था, जिसमें हमने यह जाना था कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इन्हें हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने इस पर चर्चा की थी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हम स्वयं की बात करते हैं। अगर एक वचन में है यानी एक व्यक्ति है तो आई, और अगर कई लोग हैं तो वी। तो आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद जिससे बात कही जाए, जो हमारे सामने होता है, वह सेकंड पर्सन, जैसे तुम या तुम लोग। इन दोनों के लिए ही अंग्रेजी में यू शब्द का प्रयोग होता है, तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू को रखा जाता है। और फिर थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ही किसी मेल के लिए, सी किसी फीमेल के लिए, इट दोनों के लिए और दे प्लूरल के लिए। ठीक है, जैसे कई लड़कियां हैं तो दे, कई लड़के हैं तो दे। इस प्रकार से हमने पर्सनल प्रोनाउन को समझने का प्रयास किया था, उसके अलग अलग केस को भी समझा था। दूसरा जो प्रकार है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन का ही एक भाग कहा जा सकता है, क्योंकि हमने यह देखा था प्रोनाउन पढ़ते समय कि जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होता है तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब वह अधिकार बताता है, ठीक है, तो अधिकार 2 प्रकार से बताया जाता है। एक तो प्रोनाउन अकेले प्रयोग होता है, और दूसरा यह कि वह प्रोनाउन का जो शब्द है वह किसी नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसे में क्या होता है, जैसे मेरी पेन, अधिकार है मेरी, ये किया मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माई के ठीक साथ नाउन का प्रयोग कर रहा हूँ, माई पेन। तो ऐसे में जो माई शब्द है वो प्रोनाउन न रहकर एक एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है, इसलिए माई को एक एडजेक्टिव कहा जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर मान लीजिए यह कलम मेरी है, इसको मैं इस प्रकार से कहूं कि यह कलम मेरी है, तब इसकी अंग्रेजी होगी दिस पेन इज माइन। यहां पर माइन शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आई जो है, आई का माइन बन जाता है। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि जो पॉजेसिव, जो अधिकार बताने वाले प्रोनाउन है, जैसे मैं किसी चीज पर अपना अधिकार बताऊंगा तो मैं माइन का प्रयोग करूंगा। तुम मेरी हो तो यू आर माइन। तो ये जो आप देख रहे हैं यही पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से तो वे हमारे हैं, ठीक है, तो हमारे हैं तो अवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से तुम्हारे हैं तो योर्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके हैं तो हिज या फिर हर्स हो जाएगा। ठीक है, सी इज हर्स, ठीक है, वह उसकी है, सी इज हर्स, इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर दियर्स भी इस प्रकार से होता है। तो बेसिकली माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। जैसे यहाँ पर देखिए, यह कलम मेरी है, इस कलम पर अधिकार बताया जा रहा है मेरा, तो आई का ऑब्जेक्ट, आई का जो पॉजिटिव केस बन रहा है वह माइन बन रहा है। उसी प्रकार से दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। ठीक है, यहाँ पर योर्स हो गया। ठीक, अगर ये रहता वह तुम्हारी किताब है तो दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक। तब जो है, जो इसका केस है वो यहाँ पर, ये एक देखिए अधिकार बताने वाला ये भी शब्द है, लेकिन ये नाउन के साथ प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यह पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, और ये प्रोनाउन। ठीक है, तो बेसिकली आपको इनको समझना होता है कि जब ये नाउन के साथ प्रयोग होंगे तब कौन सा रूप में, और अकेले प्रयोग होंगे तो किस रूप में। हमने इसको पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, एक बार उसको आप देख लीजिए। जैसे ये जो शब्द है ये बिना नाउन के प्रयोग होंगे, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। और ये नाउन के ठीक साथ प्रयोग होंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे माई पेन, आवर ब्रदर, योर फादर, हिज फादर या हर फादर, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो आपने इसको जाना। जैसे ये साड़ियां उनकी हैं, दीज साड़ीज आर हर्स, यहाँ पर हर्स हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हिज का एडजेक्टिव और प्रोनाउन एक ही रूप में होता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हिज का अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तब भी, और प्रोनाउन के रूप में, दोनों ही इसका एक होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। यहाँ पर हिज एक नाउन के साथ प्रयोग हो रहा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है, उसका अधिकार है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट होना। जैसे हम लोग किसी कार्य, जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, प्रकाश का जो हमने पढ़ा ना कि जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में लौट कर आती है। तो एक्चुअली क्या है, जो परावर्तन होता है, जैसे हम आईने में जब अपने आप को देखते हैं तो हमारे कुछ इस प्रकार से ये जो किरणें हैं वो निकल कर वापस हमारे ठीक सामने आती हैं, तो यही परावर्तन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनता है। तो बेसिकली क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यह है कि जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव
वापस उसी कर्ता पर पड़ता है, तो ऐसे में जो प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ना हम। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, अब मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया, ठीक है, मैंने घाव लगाया तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ गया। तो जब इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, वापस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ जाए, तो ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया, या वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, यानी हमारे द्वारा जो मदद होगी वो हमारी खुद की होगी। शी रूइंड हर सेल्फ, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि माई जो शब्द है उसी में सेल्फ लगाकर, यानी कि सिंगुलर में बेसिकली सेल्फ लगा देते हैं और प्लूरल में हम बेसिकली सेल्फ जो लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन सर? रिफ्लेक्सिव, ध्यान दीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने माई सेल्फ लिखा हुआ है, माई सेल्फ मतलब अपने आप को, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और ये एक आगे हम पढ़ेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, आगे हम इम्फेटिक भी इसको समझेंगे। तो कैसे होगा वो हमें समझना है, बहुत आवश्यक है समझना। तो जब वाक्य इस प्रकार का हो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर पड़ता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया, उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया, तो यहाँ पर दे का देमसेल्व्स यानी कि अपने आप को सब्जेक्ट के द्वारा अपने आप को यहाँ पर वो किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तो आप बेसिकली माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, अब योर अगर अकेला है तो योर सेल्फ, कई लोग योर में हैं तो योर सेल्फ हो जाएगा। उसी तरह हिम सेल्फ सिंगुलर है, हर सेल्फ सिंगुलर है, इट सेल्फ सिंगुलर है, देम देखिए प्लूरल है तो सेल्फ हो गया, आवर प्लूरल है तो सेल्फ हो गया। इस प्रकार से सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान बेसिकली यहाँ पर बताई गई है कि यदि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसी सब्जेक्ट पर वापस पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आगे है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये सेम जो वर्ड अभी आपने देखा रिफ्लेक्सिव में, वे सभी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने हैं वे सभी इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर दिया जाता है, सब्जेक्ट अपने आप पर प्रेशर दे कि मैं खुद यह काम किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि काम करने का प्रभाव स्वयं पर नहीं पड़ रहा है, यानी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जो इसके पहले रिफ्लेक्सिव में हो रहा था कि उसने अपने आप को चोटिल कर लिया, मैंने खुद सांप को मार डाला, ठीक। अब यहाँ मैंने खुद सांप को मार डाला, यहाँ पर मार डालने का काम सांप को हो रहा है, ऑब्जेक्ट दूसरा है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जा रहा था, समझ रहे हैं। जैसे मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर मैं ही सब्जेक्ट और मैं ही ऑब्जेक्ट भी हो गया बाय द वे। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बस प्रेशर दिया जाता है अपने आप पर, जब सब्जेक्ट इम्फेसाइज करे, ठीक है। तो ऐसे में हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को मार डाला, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। हमने कहते तो बेसिकली खुद जैसा शब्द जो होता है ना कि उसने खुद ऐसा कहा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर प्रेशर दिया जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जब दिया जाता है तो वही जो प्रोनाउन अभी आपने देखा है, हिम में सेल्फ लगा रहे हैं, हर में सेल्फ लगा रहे हैं, योर में सेल्फ लगा रहे हैं, इस प्रकार से यू कैन डू इट योर सेल्फ, ही हर सेल्फ लाइक्ड हिम, शी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, वो खुद उसे पसंद करती है। इस प्रकार से जब ऐसे वर्ड जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ इत्यादि जो है इम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट पर प्रेशर देते हैं, नॉट बिकॉज द एक्शन रिटर्न टू द सब्जेक्ट, और कर्ता पर वापस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहे जाते हैं। इस प्रकार से आपने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों समझ लिया। रिफ्लेक्सिव में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर होगा, जैसे मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया, यहाँ मैं सब्जेक्ट हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हो गया, इस प्रकार से मैंने अपने आप को घाव लगा लिया। और इम्फेटिक में ऐसा नहीं है, आई माई सेल्फ डिड, मैंने खुद यह कार्य किया, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव मेरे पर नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत के बीच में क्या अंतर है उसको समझ लिया। आगे है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब एक प्रकार से जब हम किसी और संकेत करते हैं, संकेतवाचक, चार हैं बस, दिस, दैट, दीज, दोस, ये चार आपको याद रखने हैं जो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो चार वर्ड हैं, दिस, दैट, और दिस का प्लूरल दीज होता है, दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो बस ये चार जो होते हैं जो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ये होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ध्यान दीजिएगा, जैसे दिस इज अ बुक, और हमने आपको एक बात बताई है पहले भी कि मेन चीज होता है कौन सी चीज कहाँ पर प्रयोग की जा रही है। अगर इसके साथ नाउन आ रहा है, जैसे दिस बॉय, तो फिर ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन के ठीक पहले प्रयोग हो रहा है। तो जब यही शब्द नाउन के ठीक पहले प्रयोग होंगे तो यही शब्द एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने 2 वाक्य लिखा है, दिस इज अ बॉय, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है तो हम इस लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यह एक लड़का है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से दिस इज अ बॉय कर दिया, या दिस एक इशारा कर रहा है, इसलिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अगर मान लीजिए कई लड़के रहते तो दीज आर बॉयज हो जाता, दीज आर बॉयज हो जाता, तो ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर ये कह दो कि यह लड़का बहुत दुष्ट है, तो दिस बॉय इज विक्ड, ये लड़का दुष्ट है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर बॉय के ठीक पहले दिस प्रयोग हो रहा है, तो ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के ठीक साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात यहाँ पर वही कही गई है जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोनाउन जो होता है वह स्वतंत्र रूप से किसी सब्जेक्ट की जगह पर, किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी नाउन के ठीक पहले अगर कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो वह फिर एडजेक्टिव का लक्षण उसमें आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ बताने लगेगा। तो यह बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है, दिस दैट दिस दो, उसके बाद नाउन आता है तो वे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, अपने उस दिन को याद करिए, और आप आराम से अपने टेबल पर, कक्षा सर जी नहीं और आप लेटे हुए हैं, पीछे से किसी ने एक चांटा आपको जो है, या एक मुक्का लगा दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से, और उसके बाद आप उठकर खोजेंगे कौन मारा कौन मारा कौन मारा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्य तो हो गया, किसी ने मारा, ठीक है। अब किसने मारा ये नहीं पता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर पता है किसी नाउन ने ही मारा है, लेकिन किस नाउन ने मारा पता नहीं है, अनिश्चित, इनडिफिनिट, यही होता है। ऐसे केस में हम इनडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे होते हैं जब हमको एक्चुअली नाउन पता ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आपका पर्स किसी ने चोरी कर लिया, ठीक है। ये मान लीजिए कक्षा 6 में आप पढ़ रहे हैं और आपने अपने हिंदी की किताब में 10 रुपये का नोट रखा था, आप लंच में गए खाना पीना खाने और आ रहे हैं आप, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो नोट गायब हो गया, तो आप कहेंगे किसी ने मेरा नोट चुरा लिया। किसने चुरा नहीं पता, कार्य हो गया, किसी सब्जेक्ट ने किया, किसी नाउन ने किया, लेकिन उस नाउन के बारे में पता नहीं है। तो इनडिफिनिट क्यों है? क्योंकि वो अनिश्चित है, सीधी सी बात। तो यही है, यही आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन डू नॉट रिफर टू एनी पार्टी, जो किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहते। जब यहाँ पर कौन से प्रोनाउन है, तो जैसे somebody, किसी ने, अब किसी ने मारा, कोई कक्षा में बैठा हुआ किसी बच्चे ने एक मुक्का पीछे से लगा दिया, अब उठ के देख रहे हो कौन मारा 8-10 लोग बैठे, पता नहीं कौन मारा, तो किसी ने मारा, अनिश्चित है। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, सम, एनी, ऑल, मेनी, फ्यू, वन, नन। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इनडिफिनिट प्रोनाउन कहे जाएंगे। अब यहाँ पर ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, सभी में पता नहीं कौन। समबडी हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब किसी ने चुराई है पता नहीं है, नाउन कोई नाउन ही रहा होगा, अब वो अनिश्चित है, इसलिए इनडिफिनिट हो गया। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत बेसिकली ऐसे शब्द आते हैं जो अनिश्चित नाउन को बता रहे होते हैं। तो आपने इनको देख लिया, समबडी, एनीबडी, इन शब्दों को हम इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 6 प्रोनाउन लगभग कवर कर लिया। बचे हुए प्रोनाउन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।